ग्राम समिति का गठन भी कर रहे हैं। हर गांव में हमारे 11-11, 12-12 हमारे चूँकि जिला प्रभारी जी आदरणीय एम एल गौर साहब साथ में रहते हैं, और जहाँ जिस क्षेत्र में कहीं राकेश गौर जी साथ में रहते हैं, कहीं साथ ब्रह्मा जी साथ में रहते हैं, कहीं अन्य अन्य साथी, तो वहाँ पर हम लोग समिति बना रहे हैं, प्रखंड समिति। हम 20-20 गाँवों के बीच का एक समिति बना रहे हैं, और तहसील में समिति है ही, तो तहसील और ये समितियाँ बना करके हम किसानों को लगातार मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि हमारे किसान संगठित हों। हम बीच बीच में मीटिंग करेंगे, प्रशिक्षण करेंगे, मिट्टी परीक्षण कराएंगे उनके खेत का, उनके खेत में क्या कौन से पोषक तत्व की कमी है, वही पोषक तत्व उनके किसान खेत में को पूर्ति की जाएगी, ताकि किसान समृद्ध बनेंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम, व्यवहार कार्यक्रम के माध्यम से पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से किसानों के हित में लगातार कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। तो और आदरणीय पवन कुमार जी उसकी चिंता करते हैं, आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी सहित पूरी पतंजलि की टीम यह किसानों के आय बढ़ाने के लिए लगातार संकल्पित है। और मैं भी निवेदन करूंगा युवा परिवार के सदस्य जो हमको सुन रहे हैं कि अपने अपने खेत में एक एक एकड़ में फसल विविधीकरण जरूर अपनाएं। जब आप गेहूं लगाते हैं उसकी जगह आप सरसों लगाएं, अन्य फसल बदलें, आप फसल बदल कर जरूर खेती करें, ताकि हमारे खेत का जो है पोषक तत्व बढ़ सकें, और वह धरती माता का उसमें जो जहर हम डाल रहे हैं उसको भी कम, धीरे धीरे कम करें और जहर ना डालें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि माँ की, हमारी धरती माता की जो नस नाड़ियाँ होती हैं, वो धमनियाँ होती हैं, वो क्या है, हम जो जहर डालते हैं पानी के माध्यम से हमारे धरती माता के अंदर जाता है, शरीर में जाता है, तो उनको कितना कष्ट होता है। जब हम खेत से निकलते हैं, विभिन्न, अभी कल निकले, हमने गौर साहब से कहा कि यहाँ कितनी जो है वो जहर की वो बदबू आ रही है, उन्होंने कहा हाँ सही बात है। तो ये जो है हमारे लिए हानिकारक है जी। कल्पना जी खोटले जी ने हैंडल किया है, हमारे चीफ गेस्ट मुख्य वक्ता महोदय उपस्थित हो गए हैं, उनका स्वागत है। कल्पना जी आइए आप अगला संचालन करें। ओ दादा जी, रोशनलाल सर जी जुड़ गए, राउत सर जी जुड़ गए हैं। जी जी, स्वागत है आदरणीय डॉक्टर साहब। आज के मुख्य वक्ता महोदय को सादर आमंत्रित करें। अभी मुख्य वक्ता महोदय अभी तक जुड़े नहीं, मैं अभी उनसे संपर्क किया था, वो जुड़ रहे हैं, 1 मिनट लगेगा भाई साहब। चलिए कोई बात नहीं, जब तक मैं आदरणीय किसी को अगर कोई बात हाँ जी आदरणीय कल्पना खोटले जी। जी, तब तक कि मैं एक राउत सर से मैं क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि सर जी हमारे साइड में ना बालिया मतलब धान जो अभी कटने में आ रहा है उसके पहले ही बालिया झड़ रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं, गांव बंद कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। तो मैं जानना चाह रही हूँ कि वो बालिया के लिए क्या निराकरण है अपने ऑर्गेनिक में, या जो भी आप बताइएगा। जी बहन जी, अभी क्या हो रहा, धान में ना, धान की जो वो है उसमें जो आर्मी वर्म की प्रॉब्लम आ रही है। आर्मी वर्म क्या होता है, ये दिन के समय मेड़ों में रहते हैं, उसके कीट ढेर सारे संख्या में, जैसे फौजी कीट बोलते हैं इसको, तो फौज के जैसे ही ये रहते हैं, और दिन में आपको दिखाई नहीं देंगे, दिन में आपके मेड़ों में उसकी जो घास है उसमें छुपे रहेंगे, और जैसे ही रात होगी तो ये रात को निकलते हैं और फिर आपकी बालियों को काट काट के जमीन में गिराते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी जो आपने काढ़ा बनाया हो, कोई भी दवा काम करती है, इसमें बहुत हल्के होते हैं, मतलब सिर्फ, पर इसमें जो भी आपको दवा का छिड़काव करना है वो मेड़ों पे जरूर करें। खेत में जितना कर रहे हैं उतना तो ठीक है, पर उससे दुगना आप मेड़ों पे करें, क्योंकि वो जिस समय आप स्प्रे करते हैं उस समय वो मेड़ों पे रहते हैं, तो आप उस पर स्प्रे करेंगे तो ये निश्चित रूप से कंट्रोल हो जाएंगे, बहुत आसानी से कंट्रोल होने वाला है। और अभी जो बालाघाट में हम लोग लाइट ट्रैप का प्रचार कर रहे हैं, सोलर लाइट ट्रैप का, इसका उपयोग करें तो ये वैसे ही नहीं आएगा, मतलब उसकी इल्ली ही आपके खेतों से कंट्रोल हो जाएगी। ठीक, तो ये सोलर ट्रैप अपने को कहाँ से मिलेगी? ये कृषि विभाग से मिल जाएगा, पर अभी तुरंत के लिए आप जो भी जैविक उपचार है वो आप अभी तुरंत के लिए कीजिए, क्योंकि अब उससे कंट्रोल नहीं होगा, वो शुरू से करना होता है। तो ये जो रस है, जो निमास्त्र ब्रह्मास्त्र बनाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं आप सर जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके द्वारा हम आ, आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत आसानी से कंट्रोल करने वाली चीज़ है ये, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी।
तो सर जी, आप जिले के मालिक है कृषि क्षेत्र के, तो आप भी अपने स्तर से आप, क्योंकि ये मैं जमीन से जुड़ी हूँ इधर, तो सब लोगों का मैं दर्द समझ रही हूँ कि सबसे ज्यादा दर्द अभी इस समय धान की सब बालियां झड़ रही है और लोग बहुत त्रस्त परेशान हैं। तो इस बात को आप जागरूक करिए लोगों को कि किस तरीके से करेंगे, आप ही जानते हैं कि आपके अंडर में सारा जिला है। हाँ भाई जी जी, धन्यवाद। आज ही जी, मैं क्या अभी तक मैं भी थोड़ा सा बस ही था, आज ही मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो आज ही मैं देखता हूँ, इस एक प्रेस विज्ञप्ति भी इसकी डाल देंगे, और दूसरा जो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं वो भी हम फैला देंगे, ताकि सब तरफ पूरे जिले में ये चला जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आ, सर जी। ये जी डॉक्टर साहब कहाँ जी चले गए? जी, डॉक्टर साहब जुड़े नहीं अभी बहुत तक। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। और जैसा कि बहन जी ने बाली झड़ने की बात कही, हमने भी राकेश गौर जी के धान के खेत का विजिट किया था, तो उन्होंने दिखाया था कि धान की बालियां लगभग सूख रही हैं अपने आप, और पेड़ से भी पत्तियां सूख रही हैं। उसका कारण है अधिक मात्रा में केमिकल और जहरीला खाद डालना, जिसके कारण जो है ये सब रोग हो रहे हैं। और जहाँ जहाँ ये केमिकल रासायनिक खाद डाले गए हैं वहाँ रोग आए हैं। जहाँ केमिकल नहीं डाला गया है, रासायनिक खाद नहीं डाले गए हैं, जैविक खाद डाले गए, वहाँ रोग नहीं आए हैं। ये हमने 2 प्रैक्टिकल देखे, मैंने वीडियो भी बनाए थे। राकेश गौर जी वहाँ शायद अगर उपस्थित हों सदन में तो बता सकते हैं। तो जहाँ जहाँ हम केमिकल डाल रहे हैं वहाँ रोग उत्पन्न हो रहे हैं, कीटनाशक उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि इस हमारी जैविक पद्धति पे आएँ, और फार्म लैब जैसा हमारे आदरणीय साध वर्मा जी सहित नर्मदापुरम के लगभग 6 फार्म लैब तैयार हो गए हैं। खुद जो है ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, बवेरिया बेसियाना आदि सब बना करके लगभग एक खेत में अगर हम 10 बार 10-10 दिन के अंतर से डालते हैं तो ना तो कोई रोग आता है, ना कोई कीट लगता है, और फसल भी बहुत अच्छी हो रही है। यह प्रमाण देखने को मिल रहा है, और आके देखा जाए, समझा जाए, और किसान अपनाएं, और बिना पैसे की लागत भी बच रही है हमारी। ऐसा किसानों को अपनाना चाहिए कि किसान सिर्फ देख करके, नकल करके और पूरा काम कर रहा है कि उसने 1.5 बोरी अगर यूरिया का डाला है तो हमें 2 डालना है, उसने 2 डाला है तो हमें 2.5 और 3 डालना है। उससे हमें यह लगातार जो हम केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे खेत के लिए, धरती माता के लिए और फसल के लिए नुकसानदायक है, जिससे कई रोग हो रहे हैं, जिससे बचाना असंभव है। कितना भी कुछ केमिकल डालते जाओ उससे मुश्किल हो जाएगा आगे चल के धरती माता को में उपज करना, और अपना उत्पादन बढ़ाने के जो श्वेत क्रांति, जो हरित क्रांति आई थी, अब जो है हमें बदलाव लाना चाहिए और एक एक एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। डी डॉक्टर साहब। जी जी, भाई साहब, अभी क्या मालूम, उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा, तो हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मैं समझता कोई हूँ। बात नहीं, अपना विषय आज का विषय धान में हो रहे विभिन्न रोगों का और हमारा समाधान कैसे हो, इस विषय पे हमारे आज सम्मानित वैज्ञानिक जुड़े हैं, अनुभवी किसान जुड़े हैं, वो अपना विचार रख सकते हैं। इसी विषय पर करके आज चलिए, क्योंकि हमारे जी लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आदरणीय बहन जी ने उठाया है। और मैं चाहूँगा कि सदन से अनुमति चाहूँगा, विषय भी चर्चा की जाए। हमारे बीच में चूँकि अनुभवी किसान जुड़े हुए हैं और जो लगातार जैविक खेती और प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, और उन्होंने अंतर देखा है कि कैसे धान की और अभी वर्तमान में अभी बरसात में जो धान लगाए हुए हैं, धान की खेती की हुई है, तो जो किसान धान की खेती कर रहे हैं और जैविक पद्धति से कर रहे हैं और रासायनिक, दोनों का अंतर जिन्होंने देखा है वो अपना हैंड रिच करके और अंतर बता सकते हैं, अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। कोई भी किसान अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। हमारे वैज्ञानिक विद्वानजन भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वो भी अपनी बात सदन में रख सकते हैं। अगर किसी की कोई समस्या है तो वो भी आप चर्चा कर सकते हैं, अपनी समस्या भी रख सकते हैं, उसका समाधान भी सदन देने का प्रयास करेगा। तो उसके पहले मैं चाहूँगा आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी से निवेदन करूँगा कि अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप सुझाव भाई प्रदान साहब, करें। भाई साहब ये वो जुड़ नहीं पा रहे, बोले डॉक्टर साहब कोई लिंक में वो रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे हो, तो उसको थोड़ा सा ओपन करेंगे। आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल भैया, आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल भैया, वही
कोई बात नहीं है, अगर वो नहीं आज जुड़ पाए तो फिर कल जुड़ जाएंगे। नहीं, हेलो, वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनको उनका जो है जो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं। उनसे कहिएगा कि नेट में आए और तो वो जुड़ जाएंगे। सब लोग जुड़ रहे हैं, उसमें ओपन है, कोई दिक्कत नहीं। जब तक हम एक बार फिर से बोल हाँ जी। तो तब तक हम जो है अपनी चर्चा जारी रखते हैं। और इसमें हमारे ML गौर साहब, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी गौर साहब, 2 मोबाइल हैं आपके पास, एक बंद करिए, एक बंद कर लें गौर साहब जी। अनम्यूट कर सकते हैं। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जी आदरणीय, आज के विषय पर आप अपना मार्गदर्शन प्रदान करें जब तक मेरी आवाज। जी धन्यवाद सर। आज जब तक कि हमारे आदरणीय डॉक्टर बिसेन सर जुड़ते हैं, तब तक आज का जो विषय है, जो GI टैग क्या है, तो मैं कुछ हल्की सी जानकारी यानी एक भूमिका बना लेता हूँ, अगर वो जुड़ पाते हैं, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। आदरणीय सदन के सभी सदस्यों को नमन करते हुए और GI टैग पर हम आते हैं। GI टैग यानी जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, यानी जो भौगोलिक संकेत, यानी अगर हम मध्य प्रदेश में हैं या उत्तराखंड में हैं या फिर किसी प्रदेश में हैं या किसी प्रदेश के जिले में हैं या प्रदेश के जिले के किसी गांव में हैं, वहाँ पे जो उत्पादन होता है, तो उसका जो यानी भौगोलिक स्थिति क्या है, वो क्या इंडिकेशन हम ज्योग्राफिकली उसको देते हैं, ये GI टैग है, जो किसी वस्तु की विशेषता को या उस क्षेत्र से जोड़ता है जहां उसका उत्पादन है या निर्माण की तैयारी होती है, या उसका उद्देश्य इस उत्पाद यानी हमने जैसे उत्तराखंड में अमरंत है जो रामदाना है, या उसी तरह से आजकल अलग अलग प्रदेशों में किसान भाइयों ने जो मिलेट्स बचाए हैं, मिलेट्स में बहुत सारी जैसे बारयार्ड मिलेट्स है या फिर रागी है, कोदो है, या इस तरह की जो क्रॉप्स हैं, फसल है, वो बचाए हैं, तो उनको भी GI टैग्स देने की बात की जा रही है, या कुछ उत्पादों को GI टैग्स हैं, तो इसे उत्पादों को कानूनी रूप से सुरक्षा प्रदान करने में GI टैग की महत्वपूर्ण भूमिका है। GI टैग के तहत जो आने वाले उत्पादों की खासियत यह होती है कि वे केवल उसी क्षेत्र में बने होते हैं और उनकी गुणवत्ता और पहचान स्थान की भौगोलिक और सांस्कृतिक या जो पारंपरिक जो तत्व है उनसे, उनके ताने बाने से जुड़ी होती हैं। अगर उदाहरण के लिए हम बात करें, तो हम बहुत बार सुनते हैं कि बनारस की साड़ी या कोल्हापुर की चप्पल या दार्जिलिंग की चाय, इन सब को भी GI टैग प्राप्त हुए हैं। अगर हम देखें तो भौगोलिक जो संकेत हैं, जो ज्योग्राफिकल जो इंडिकेटर्स है या इंडिकेशंस है, इसका जो पंजीकरण अधिनियम है 1999 के तहत भारत में GI टैग्स को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई है। GI टैग मुख्य रूप से स्थानीय उत्पादों और कारीगरों को वैश्विक जो कंपनी हाँ तो ये लाल, अच्छा ये जी और साथ में जो वहाँ पे जो कंपटीशन होता है उस क्षेत्र में या प्रतिस्पर्धा होती है, वो सुरक्षा प्रदान GI टैग के माध्यम से इन उत्पादों को प्रमाणीकरण करके किया जाता है।
और जब मैं जीआई टैग की बात कर रहा हूँ और जीआई टैग की बातें आदरणीय हमारे अभी सभी सदस्य सुन रहे हैं, यानी जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है उसकी बात सुन रहे हैं या भौगोलिक संकेत की बात सुन रहे हैं, उन उत्पादों पे जिनको हम उत्पादन करते हैं अपने खेतों में, तो आदरणीय सदस्यों के मन में अपने-अपने क्षेत्र में जो विशिष्ट फसलें हैं या विशिष्ट उत्पाद हैं, उनके बारे में ये भी उत्सुकता हो रही होगी कि क्या हमारी वस्तुएँ जीआई टैग के तहत पंजीकृत हैं। तो कुछ जीआई टैग्स अलग-अलग प्रदेशों में रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश में बनारसी साड़ी और वस्त्र, वहीं उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो फर्रुखाबाद है, वहाँ की जो छपाई है, बेमिसाल है। लखनऊ की चिकनकारी और चिकनकारी से बने जो कपड़े हैं, वो भी बहुत ही फ़ेमस हैं और कई समय से ही चलते आ रहे हैं। तो उन्हें साथ में ही कनौज का जो इत्र हमने बार-बार सुना होगा, तो कन जो परफ्यूम है, जो इत्र है, उसके बारे में। या फिर पश्चिम बंगाल की बात करें तो जो दार्जिलिंग की चाय है, तो भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को ही प्राप्त हुआ था। ये जानकारी है जीआई टैग के बारे में। और शांति जो पश्चिम बंगाल का ही शांतिपुर है, वहाँ की साड़ी भी फ़ेमस है, उसे भी जीआई टैग प्राप्त है। वहीं जो मिट्टी के कार्य होते हैं, मिट्टी के कार्य से बनी हुई जो मूर्तियाँ होती हैं, उसे बंकुरा घोड़ा कहा जाता है पश्चिम बंगाल में और इसको भी जीआई टैग प्राप्त है। नक्सलबाड़ी ऑर्थोडॉक्स चाय, एक ऑर्थोडॉक्स चाय जो पूरे जैसे चाय की जो पत्तियाँ हैं, पूरी पत्तियों की जो चाय बनती है, तो नक्सलबाड़ी एरिया है पश्चिम बंगाल में, उसको भी जीआई टैग प्राप्त है। अभी आदरणीय सदस्य जिन-जिन प्रदेशों से होंगे, वो संभवतः वो सुनेंगे अपने प्रदेश के बारे में कि उनके यहाँ क्या जीआई टैग की वस्तुएँ या रजिस्टर्ड जीआई टैग में रजिस्टर्ड वस्तुएँ हैं। तो राजस्थान से जो लोग होंगे वो उनके लिए यह है कि जो ब्लू पॉटरी है जयपुर की, उसको जीआई टैग प्राप्त है। और बहुत ही फ़ेमस एक कठपुतली जो नृत्य है, तो राजस्थानी कठपुतलियों का जो पारंपरिक शिल्प है, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। उसी तरह से मेवाड़ की पिछवाई पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त है और बागौर का जो कंबल है, खूब फ़ेमस, खूब लोगों की मुँह-ज़ुबानी बात आती है कि बागौर की कंबल के बारे में, तो बागौर का कंबल भी जीआई टैग प्राप्त है। केरल की बात करें तो अरकु कॉफ़ी, वहाँ की जो कॉफ़ी है, जिसको हम पीते हैं, तो कॉफ़ी भी जीआई टैग प्राप्त है और कुमारकोम बेकर वाटर ये मेरी समझ में नहीं है, लेकिन बेकर वाटर आदरणीय सदस्य जानते होंगे, तो बाद में अवश्य ही इस पे चर्चा करेंगे कि ये क्या चीज़ है। और तिरूर की सुपारी जो है वो केरल में है क्योंकि जो हमारे ये नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया है और साउथ के कुछ एरिया है, वहाँ पे सुपारी, नारियल खूब होते हैं, तो तिरूर की सुपारी को भी जीआई टैग मिला है। उसी तरह से हम सभी लोग चाय खूब पीते हैं, तो अभी हमने चाय की बात थोड़ी देर पहले भी की थी कि जो पहली चाय जो दार्जिलिंग की चाय है, उसे पहला जीआई टैग हमें मिला है। उसी तरह से केरल की जो नीलगिरी की चाय है, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। बिहार की बात करें तो मधुबनी की जो पेंटिंग है, खूब फ़ेमस है, देश में भी और विदेशों में भी, तो इस पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है। यानी किसी स्थान विशेष की जो वस्तुएँ होती हैं, उनको मान्यता देने की ये कोशिश होती है सरकार की तरफ से और उसको आगे बढ़ाने की। उसी तरह से भागलपुर का जो सिल्क है, जो रेशम है, उसको जीआई टैग मिला है और करतनी चावल भी बिहार का, उसको भी जीआई टैग। वहीं बिहार की मिथिला की बात करें तो मखाना, जो हम खूब अपने आहार में लेते हैं और आहार की बात होती है, तो मखाना हमारे स्वास्थ्य के लिए खूब पौष्टिक होता है। तो मिथिला का मखाना भी उसको भी जीआई टैग मिला है। उसी तरह से उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे जो चौलाई है रामदाना, कुछ सफ़ेद होता है, कुछ लाल होता है और कुछ काला भी होता है, जो लेकिन ख़ासकर जो रामदाना कह सकते हैं जो लाल वाला है, उसको चौलाई को जीआई टैग मिला है।
यहाँ पे जो झंगोरा होता है, उत्तराखंड का झंगोरा होता है, जो मिलेट्स की प्रजातियों में ही मिलेट्स की फसलों में आता है, तो उसको जीआई टैग मिला है। और उसके साथ ही एक जो माल्टा है उत्तराखंड का, तो माल्टा को भी मिला है जीआई टैग। 1-2 अन्य वस्तुएँ हैं जो मेरे संज्ञान में नहीं है। आदरणीय सदस्यों के पास उसकी सूचना होगी तो अवश्य उस पे हम वार्ता करेंगे। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के बहुत सारे हमारे आदरणीय सदस्य उपस्थित हैं, तो यहाँ की जो चंदेरी साड़ी है, उसको जीआई टैग मिला है। माहेश्वरी साड़ी है, उसको भी जीआई टैग। जो रतलाम का सेव, अब रतलाम का सेव क्या है, इस पे भी आदरणीय सदस्य अपनी बात रखेंगे, लेकिन सेव उसको जीआई टैग मिला है। और जो धरनी का जो घी है, उस घी को भी जीआई टैग मिला है। ये सभी है जो चंदेरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी, रतलाम सेव और धरनी घी, ये मध्य प्रदेश हैं जिन इन वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश के पौंड्रू खादी, पौंड्रू जो खादी है आंध्र प्रदेश की, उसको जीआई टैग मिला है। जो उप्पाड़ा साड़ी वहाँ की है, उसको भी जीआई टैग मिला है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो विजयनगर हमारा ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और हमने जब तेनालीराम की कहानी सुनी होगी, तो तब भी हम विजयनगर को पहचानते हैं। और विजयनगर ही एक ऐसा राजवाड़ा था कि जहाँ किसी भी गैर भारतीय ने अपनी नज़र उस राज्य पर डालने की कोशिश नहीं की, यानी वो हमेशा डरता रहा। तो ऐसा जो राज्य था, उसमें वेपॉन्स करके कुछ है जो जीआई टैग उसे मिला है। और जो तिरुपति का लड्डू है, उसको भी जीआई टैग मिला है। हालांकि लड्डुओं पे अभी बहुत सारी बातें चल रही थी, वो बात बाद में। ओडिशा की अगर बात करें तो कंधमाल की जो हल्दी है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। कोंडापल्ली की खिलौने हैं और बालासोर की पतंग और पुरी की पट्टचित्र जो पेंटिंग होती हैं, उसको भी ओडिशा क्षेत्र की यानी उड़ीसा की ये चार वस्तुएं, हल्दी, खिलौने, पतंग और पेंटिंग, इनको जीआई टैग मिले हुए हैं। अभी बात आ रही थी कि क्योंकि जो एक हल्दी होती है इधर असम और मेघालय एरिया में, वो दूसरे प्रदेशों में हल्दी पाई जाती है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व वहाँ की हल्दी में होते हैं, तो उसको भी जीआई टैग देने की बात कही जा रही थी। आगे क्या प्रक्रिया हुई ये पता नहीं है, लेकिन अगर हम कहें कि जीआई जी सर जी भाई साहब, आदरणीय, आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो जुड़ गए हैं। कुछ नेटवर्क का इशू था। क्या है कि सब फैमिलियर हैं, पर कभी कभी समझ में नहीं आती, तो डॉक्टर साहब हमारे बीच हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर उत्तम कुमार बिसेन साहब का आज हमारे योगाहार परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर साहब का परिचय कराना चाहूँगा। डॉक्टर साहब जो हैं ये कृषि महाविद्यालय बालाघाट में सहायक प्राध्यापक के रूप में प्लांट ब्रीडिंग एवं जेनेटिक्स विभाग में कार्यरत हैं। और आपको धान पर महारत हासिल है। मध्य प्रदेश में आप धान के एक ऐसे वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं, जहाँ भी कभी अगर धान की कोई समस्या होती है, धान में कोई प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले डॉक्टर बिसेन का नाम लिया जाता है। और निश्चित रूप से आपके द्वारा धान की कई इसमें निकाली गई है। हाइब्रिडाइजेशन में आपको महारत हासिल है। पिछले 10-12 सालों से आप राइस के हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिड राइस प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से विशेषज्ञ हैं धान के। और ये जो जीआई टैग आपने प्राप्त किया है, सामान्य जीआई टैग के लिए हम वकील करते हैं, दुनिया भर की पैसे उसमें सरकारें खर्च करती है जीआई टैग के लिए, और एक एक वकील जो है लाखों की फीस लेता है। पर हमने जो जीआई टैग बालाघाट में हमारे चिन्नौर जो धान की किस्म है उसका कराया था, तो इसमें डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत की और हमने बिना वकील के अपने प्रयासों से जीआई टैग किया। तो ये एक अपने आप में मिसाल है। मैं ऐसे हमारे डॉक्टर उत्तम बिसेन जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और हमारे किसानों को बताएं कि जीआई टैग क्या होता है
और इसको प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होती है और उससे किस तरह से हमारे किसान भाई लाभान्वित होते हैं। जी डॉक्टर उत्तम बिसेन जी। गुड मॉर्निंग सर, आप सभी लोग को नमस्कार। जैसा कि राउत सर ने ही मेरा परिचय करवाया, मैं जो है हम लोग सामान्य एक साइंटिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हेलो? चेहरा भी दिखा देंगे तो सब लोग आपसे परिचित हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब। हाँ, आप सभी लोग को नमस्कार। आज पहले चीज तो मैं ये बता दूं कि कोई हम लोग जीआई कराने वाले एक प्रोफेशनल आदमी नहीं है। सामान्य एक्टिविटीज के माध्यम से हम लोगों ने, जो दूसरे सीनियर लोग थे, उन लोगों से पूछे और हम इस प्रक्रिया को कराया था। और जो हम लोगों ने एक्टिविटीज की थी, मैं उसी के बारे में बात करूंगा। हो सकता है कि हमारे बहुत अच्छे सेंटेंस ना बने, परंतु हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोसेस में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं, या जो हम लोग जब ये काम करने जा रहे थे, तो उसके पहले जिस प्रकार से हमको लोगों ने बताया कि ये एक तो बहुत बड़ी चीज होती है और इसको सामान्य आदमी नहीं कर सकता और इसमें वकीलों की मदद की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसके पहले हमारे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो एक प्रयास किए गए थे गेहूं के लिए, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का सरबती गेहूं बहुत पॉपुलर है। जिस प्रकार से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का बासमती चावल फेमस है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश का सरबती गेहूं भी बहुत प्रसिद्ध है। तो उस समय वो लोग प्रक्रिया कर रहे थे और उन लोगों से नहीं हो पा रहा था, परंतु आज की डेट में अब सरबती गेहूं का भी जीआई हो गया है। तो जीआई टैग क्या होता है और ये कहां से कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये सारी चीजों पे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप की बात करेंगे। उसके बाद हम जो मेन विषय है जीआई का, बहुत ही इजी गोइंग है। एक बार उसकी जो प्रॉब्लम्स आती है कि ये जीआई एक कोर्ट का मामला होने के कारण इसके जो वर्ड्स हैं या इसकी जो लैंग्वेज है, जब हम लोग सामान्य नेट वगैरह में ढूंढते हैं या पढ़ते हैं, तो जो वर्ड्स या लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आती, जिसके कारण कई बार आदमी पीछे पड़ता है। परंतु अगर उसको समझ आ जाए तो फिर वो आगे बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो हम वो जो एप्लीकेशन या जो प्रोसेस है जीआई करवाने की, उसको सिंपलाइजेशन करने की बात करेंगे। मेजर हमारा आज का विषय यही रहेगा। तो जीआई, या इसमें एक बड़ा वर्ड है ये, सबसे बड़ी तो इंटरनेशनल अगर हम लेवल पे देखे जाए तो हमारा जो देश है 1999 में एक वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज हैं, उसको हम कहते हैं ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक ग्रुप है। उसके हम सदस्य 1999 में बने थे। और उसके बाद से जीआई, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं, खासकर जो विकसित कंट्रियां हैं, उनने सबसे ज्यादा फायदा उठाया है इसका पेटेंट करा के जो आजकल इंडस्ट्रीज बढ़ी है, वो सबसे ज्यादा फायदा, तो ये सारी चीजें उसमें आती है। सर आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो जी आ रही है। जी आ रही सर, आ रही। हाँ, तो सर पेटेंट, तो ये जो 5-7 चीजें हैं, जीआई तो एक है ही, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये इस टाइप की चीजें ज्यादा पॉपुलर है और जो दूसरी कंट्रीज ने जो उसका ज्यादा फायदा उठाया है। तो पहले तो मैं बता दूं कि जीआई मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब पब्लिक का जो लोगों के ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है, और बाकी जो है पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, जिससे वो व्यवसाय करके पर्सनल फायदा उठाते हैं, जो कंपनियां कर रही हैं। अब हम बात करें कि जीआई या जीआई टैग या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, या इसको हम हिंदी में बोलते सकते हैं भौगोलिक चिन्ह या भौगोलिक परिदृश्य। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या गुड्स, जनरली जो हमारे वहां पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है गुड्स, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या गुड जो वहां की ज्योग्राफी को इंडिकेट कर रहा हो,
जो वहां की ज्योग्राफी को इंडिकेट कर रहा है उसे हम जीआई इंडिकेशन कहेंगे, जो कि जिसमें यूनिक फीचर हो या स्पेशल क्वालिटी हो जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के कारण आती है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में ये भौगोलिक परिदृश्य या ज्योग्राफिकल स्क्रीन दिख रही क्या? स्क्रीन दिख रही क्या? हाँ, इसकी स्क्रीन दिख रही है सर। जब मैं बोलूंगा तब आप इसको कंटिन्यू करेंगे, अभी तो रख दीजिए। परंतु अभी थोड़ा सा जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे। हेलो, हाँ जी, ओके। हाँ तो ये इस चीज को समझिए कि जो उसकी वर्ड की मीनिंग है भौगोलिक परिदृश्य या चिन्ह। प्रोडक्ट तो बहुत सारे बहुत अच्छे कई जगहों पर होते हैं, परंतु यहाँ पे बात हो रही है कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी जो यूनिक क्वालिटी है या यूनिक फीचर है वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र या उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी के कारण डेवलप हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे हैं कि दार्जिलिंग की टी। मैं दार्जिलिंग टी का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि ये हमारे इंडिया का पहला जीआई है। ये हमारे इंडिया की पहली जीआई है। इसमें नाम भी दिया हुआ है दार्जिलिंग की टी। या फिर बासमती का चावल, बासमती राइस जो जीआई मिली है वो 7 प्रदेशों को मिली है। बासमती, क्योंकि ये आप समझदार लोग हैं, तभी एक बहुत बड़ा एपीडा या भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में एक बड़ा विवाद विषय भी है बासमती राइस वाला, जो अभी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। बीच में कई बार हमारे जो मंत्री साहब थे, चीफ मिनिस्टर साहब से, उनमें कई बार बात आई कि मध्य प्रदेश को भी बासमती का टैग मिलना चाहिए करके। तो अब मगर अभी 7 स्टेट को बासमती का जीआई टैग मिला, उसमें मध्य प्रदेश वर्तमान में नहीं है। उसमें कौन कौन से स्टेट है? पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, सम पार्ट ऑफ राजस्थान है, इस प्रकार से, और दिल्ली है। इस प्रकार से 7 राज्य है उसमें जिसको मध्य बासमती को जीआई मिला है। परंतु अगर इन सारे स्टेट को मिलाया जाए और मध्य प्रदेश में जो बासमती का जो एरिया है तो मोर और लेस बराबर या इससे ज्यादा मध्य प्रदेश में है बासमती का एरिया। इसलिए जो यहाँ पे वर्ड आ रही है कि दार्जिलिंग की टी, बासमती राइस, आगरे का पेटा, बनारस की साड़ी, या अभी जैसे सर अभी थोड़ा सा मैं जुड़ा था तो बता एरिया वाइज जो चीजें होती हैं, तो यहाँ पे भौगोलिक, उस पर्टिकुलर भौगोलिक या ज्योग्राफी के कारण उस गुड्स या प्रोडक्ट में जो यूनिक फीचर या क्वालिटी आती है उसको जीआई कहा जाता है या दिया जाता है, या उसकी पूरी प्रोसेस बतानी पड़ती है उस जीआई रजिस्ट्रार ऑफिस या जीआई रजिस्ट्री ऑफिस जो कि चेन्नई में है, उसको पूरी बतानी पड़ती है, तब जाके जीआई का टैग मिलता है। अभी तक हमारी कंट्री में, हमारे इंडिया में अभी तक मोर देन 300 को जीआई का टैग मिल चुका है। और सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य जो है वो है कर्नाटका। और फिर से मैं वही बोलूंगा कि जीआई एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, किसी पर्टिकुलर या प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। और जो ये कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो चेन्नई में जीआई रजिस्टर ऑफिस है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है। अब बात करें हम कि व्हाट डू मीन बाय जीआई या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो हमारी कंट्री में जो एक एक्ट बन रहा था या चीजें या ट्रेड में बारे में या लोगों के बारे में क्यों बात है, इसकी भी एक कहानी जिसको हम थोड़ा सा देर समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे देश में इसके लिए जो एक्ट या संविधान है या बात हुई थी, ये जीआई एक्ट 1999 कहलाता है, 1999। और कौन से प्रोडक्ट या कौन से गुड्स को जीआई मिलता है, आप इसमें 2 पार्ट समझिए, एक पब्लिक प्रॉपर्टी वाला और एक प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला। प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला पार्ट है पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लोगो। हम बात कर रहे हैं पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब जीआई की। तो इसमें कौन कौन से गुड्स या प्रोडक्ट आते हैं? इसमें आता है मेनली एग्रीकल्चर गुड्स, जैसे अभी बात हो रही थी कि बासमती राइस
या दार्जिलिंग, और दूसरा प्रोडक्ट आता है या गुड्स आता है जनरली इसको कहते हैं हैंडीक्राफ्ट। अब इसके अलावा कई सारे नेचुरल गुड्स को भी जीआई मिला हुआ है। और तीसरा मैन्युफैक्चरर गुड्स या हैंडीक्राफ्ट। मैन्युफैक्चरर गुड्स जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि पश्चिम बंगाल का रसोगुल्ला या उड़ीसा का रसगुल्ला, ये एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। या बनारस की साड़ी है ना, ये जो है हमारा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, जो किसी पर्टिकुलर टेरिटरी, कंट्री या रीजन में ओरिजिनेट हुआ है, और जो उसमें क्वालिटी है वो उस पर्टिकुलर टेरिटरी, कंट्री या रीजन के कारण आ रही है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र के कारण आ रही है, उसको जो है जीआई प्राप्त होती है। थोड़ी हम बात करें कि हमारे से जानते हो कि जिस बारे में आपको कंट्री में ये आई थी, एक तो है नीम, का है टर्मरिक हल्दी, और बासमती चावल। हमारी 2003 में हमारे देश रूल्स को या फॉलो करना चालू किया, और 2005 में पहला जीआई दार्जिलिंग टी मिला। खासकर यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री, 1971 में ही उन लोगों ने नीम के ऊपर अपना पेटेंट शो कर दिया था। यूरोपियन कंट्री में जो है 1971 में ही नीम के ऊपर अपना पेटेंट शो कर दिया था। उसमें जो है 1971 में एक अमेरिका का टिम्बर व्यापारी था, लकड़ी का व्यवसाय करने वाला था। जब उसको मालूम चला कि नीम की पत्तियां, नीम का छाल, या स्पेशली जो नीम के सीड से या कर्नल से जो प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे वो नीम का तेल बनता हो, चाहे नीम की खल्ली को तेल निकालने के बाद जो उसकी खल्ली होती है या जो उसका प्रोडक्ट होता है, उसके जब लाभ देखा उसने, तो उसने इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है अपना पेटेंट कराने के लिए एक एप्लीकेशन, जो एक इंटरनेशनल या उनके कंट्री में जो जीआई की प्रोसेस होती है, और वो जीआई ना करवाते हुए वो जो है पेटेंट करवा रहा था। पेटेंट मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो उसने जब हमारे देश से नीम ले गया और अपने देश में वो इसका पेटेंट करवा रहा था, तो जब हमारे देश को मालूम चला, तो उस समय जो प्रक्रिया हुई, और हमारे यहाँ जो ग्रंथ है, हिस्ट्री है, उसके आधार पे या रिकॉर्ड्स है, उसके आधार पे ये बताया गया कि ये जो है 2000 साल से इसके पुराने रिकॉर्ड हमारे पास है। उनने तो कुछ समय के डाटा पेश कर रहा था, क्योंकि जीआई की प्रोसेस में अभी मैं आपको बताऊंगा कि रिकॉर्ड्स का या कितने पुराने रिकॉर्ड्स आपके पास है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि जैसा मैं जानता हूं, आप लोग ने भी सुना होगा कि जो पश्चिम बंगाल को ने 5 साल पहले पश्चिम बंगाल ने रसगुल्ला का जीआई प्राप्त कर लिया, परंतु हुआ क्या, उसने अपना 200 साल पुराने रिकॉर्ड दिखा के उसको रसगुल्ला का मिल गया। परंतु जो हमारा जगन्नाथपुरी का मंदिर है उड़ीसा में, उन लोगों ने, उनके पास जो रिकॉर्ड थे वो 350 साल पुराने थे, मतलब इनसे ज्यादा पुराने रिकॉर्ड थे। तो उनने फिर उसमें अपोजिशन लगाया, और जो रसगुल्ला का जीआई उड़ीसा को मिल गया। किस आधार पे? पश्चिम बंगाल के, अपन लोग पूरे जानते हैं, इंडिया के सारे लोग जानते हैं कि रसगुल्ला मतलब पश्चिम बंगाल, परंतु उनने जो प्रमाण दिया वो दिया 200 साल पुराना, और उड़ीसा वालों ने प्रमाण दे दिया 350-400 साल पुराना। तो रसगुल्ला का जीआई मिल गया उड़ीसा को, और बाद में पश्चिम बंगाल को भी मिला, मगर रसोगुल्ला के नाम से मिला। तो जो रिकॉर्ड है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण, जो इसके संविधान बने हैं उसमें इसका रोल है। तो हम नीम, हमारे कंट्री के लोगों ने जो हमारे पुराने ग्रंथ है जहाँ पे नीम के बारे में इंपॉर्टेंस को 2000 साल पुराना है, उसको उसकी रोक दिया गया।
इसी प्रकार से हम बात करें टर्मरिक का भी जो है 1995 के एक ऑर्गेनाइजेशन को उसको भी जो है पेटेंट मिल गया और उन्हें जो उसका बाउंस होते हैं उसको भरने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है या प्रोडक्ट है, उस आधार पे उसको भी जो है पेटेंट मिल गया हल्दी का। 1996 में पोजीशन लगाया, फिर बताया कि 1000 साल पुराने रिकॉर्ड हमारे ऋषि मुनियों ने हल्दी के इंपॉर्टेंस के बारे में ऑलरेडी दे दिए हैं। तब जाके 1997 में ये कैंसिल हुआ। उसी प्रकार से जो है सबसे महत्वपूर्ण जिसका आज की डेट में हमारा देश बहुत बढ़िया इकोनॉमिक लाभ कमा रहा है, वो है बासमती चावल को एक्सपोर्ट करके। परंतु 1997 में यूएस के द्वारा बासमती चावल को भी जो है पेटेंट तो मिल गया था या मिलने ही वाला था, उनने पूरा प्रक्रिया कर ली थी। वहां पे एक कंपनी है टेक्सास बेस्ड जो कंपनी है राइस टेक करके, उसने जो है बासमती ना उसको टैक्समती के नाम से पेटेंट की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट कर दी थी। हुआ ये था कि उसके पहले जो है कुछ वैज्ञानिक लोग यहाँ पे आए होंगे और उनने हमारा जो ट्रेडिशनल बासमती कैसा होता है, जो एक्चुअल जो ट्रेडिशनल बासमती है वो टाल होता है और लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। टाल मतलब 5.5-6 फीट की इसकी हाइट होती है, नियर अबाउट मोर देन 150 डेज इसकी ड्यूरेशन होती है। आज की जो बासमती हम इंडिया में भी यूज कर रहे हैं, अब वो डॉर्फ भी हो गई है और शॉर्ट ड्यूरेशन भी हो गई है, मगर जो एक्चुअल जो बासमती है वो थोड़ी सी टॉल होती है और लॉन्ग ड्यूरेशन होती है। तो उन लोगों ने उस समय अपने कंट्री में ले गया, क्योंकि वो एग्रीकल्चर में हमसे ज्यादा एडवांस है, उन्होंने अपनी कुछ वेराइटीज के साथ हमारी बासमती में क्रॉसेस बनाए, हाइब्रिडाइजेशन किया और इसको थोड़ा सा डॉर्फ करके शॉर्ट ड्यूरेशन करके ये लोग टैक्समती के नाम से, क्योंकि बासमती में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसका एरोमा, उसमें जो पाया जाने वाला एरोमा और पकने के बाद सामान्यतः चावल क्या होता है, जो भी देसी वैरायटियां यूज या हम चावल की जो वैरायटियां यूज करते हैं वो पकने के बाद क्या होता है, लेंथ भी लेती है और विड्थ भी लेती है। ये जैसे कम सामान्यतः जो चावल होता है वो जैसे अगर 1.5 गुना तक पकने के बाद लेंथ और विड्थ लेता है, मगर बासमती में कैसा है कि ये कई बार अपने ओरिजिनल साइज से कच्चे चावल की तुलना में पकने के बाद 2 गुना 3 गुना तक लेंथ लेता है, जो हमको बड़ा सुंदर जो चावल दिखता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसमें पाया जाने वाला 2AP 2 एसिटाइल पैरोलिन नाम का एक बायोकेमिकल होता है, जिसके कारण हमको एरोमा मिलती है, सुगंध मिलती है। तो ये 2 चीजें उसमें विशेषता थी, तो उन लोगों ने इस चीज को मेंटेन करते हुए टैक्समती के नाम से ये लोग भी जो है पेटेंट करवा रहे थे। तो जब देखे हमने कि यार हमारे पास तो ये सारी चीजें हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने नीम बताया, टर्मरिक बताया, बासमती बताया, और ये लोग जो है विदेशी लोग आ रहे हैं, हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज आईटी के इसका यूज कर रहे हैं और अपने देश में ले जाके इसको पेटेंट कर रहे हैं। तब हमारे देश में 1999 में 1999 में इस चीज का सदस्य बनने के लिए, इस चीज पे काम करने के लिए प्रक्रिया चालू हुई। तब जाके जो जीआई रजिस्टर ऑफिस, जीआई के पूरे रूल्स रेगुलेशन और सारी चीजें जो है 99 में ये एक्ट आया, 2002 में इसके बारे में पूरा कंपोनेंट जमा किया गया, 2003 में ये फॉलो हुआ और 2005 में दार्जिलिंग टी को सबसे पहला जीआई प्राप्त हुआ। ये थोड़ी सी जानकारी जो मैंने दूसरी जगह से कलेक्ट किया था मैंने आपको बताने की कोशिश किया। देन इसके प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य रूप से जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे प्रोडक्ट है उसका मिसयूज ना हो। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था जो हमारे ट्रेडिशनल या हमारा जो ट्रेडिशनल आईटी के इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज है उसका मिसयूज ना हो, और दूसरा जो है कि हमारे कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़े। तो एक्सपोर्ट में बिल्कुल क्लियर कट रिजल्ट आज की डेट में हमको बासमती राइस में मिल रहा है। हमारी गवर्नमेंट को बहुत बड़ा एक अमाउंट इसको एक्सपोर्ट करने से मिल रहा है। इसके रिसर्च में जो और अच्छी अच्छी चीजें आ रही, जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट ड्यूरेशन, डॉर्फ वेराइटीज आ रही हैं, और इसके कारण फार्मर्स का
प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल वैरायटी है उनकी मैक्सिमम यील्ड अगर हम देखें तो 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर, मतलब 8 से 9 क्विंटल पर हेक्टेयर थी, परंतु अब जो नई रिसर्च हुई है उनकी यील्ड इससे जस्ट डबल है। उसी प्रकार से कश्मीर का एप्पल, ये भी एक प्रोडक्ट है। अभी जो रिसेंटली जो है वहां पे केसर, वो भी बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इस प्रकार की चीजों से हमको दो ऑब्जेक्टिव प्रमुख रूप से है, एक तो हमारे जो प्रोडक्ट है, गुड्स है, आईटी के है, उसका मिस यूज ना हो, और दूसरा एक्सपोर्ट करके हम इकोनॉमिक्स को अपनी डेवलप करें। अब बात आती है कि हु कैन अप्लाई फॉर जीआई, कौन लोग जीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत जरूरी चीजें हैं, क्योंकि हम लोग भी जब जीआई कराने गए थे तो हमने जब पहले बार 2019 में जब एप्लीकेशन, सर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा बीच में सर, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही डॉक्टर साहब, और जो मैं बोल रहा हूँ वो कुछ समझ में आ रहा है सर? जी जी आ रहा था। जी जी। तो क्योंकि हम लोगों को जो पहला हमने जब जीआई की एप्लीकेशन डाली थी सर, तो हमने क्या हुआ था, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, भले ही वो किसानों की कंपनी थी, एफपीओ, आज के डेट में हर ब्लॉक में गवर्नमेंट जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना रही है। तो हमने सोची कि यार ये 400-500 किसानों का ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के नाम से हमने जो है 2019 में एप्लीकेशन डाल दी थी। तो हमारी जब प्रक्रिया में प्रोसेस हो रहा था तो बाद में उनने बोला कि इस एफपीओ में चूंकि प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, जबकि वो भी जो है ग्रुप ऑफ फार्मर था, 400-500 ग्रुप किसानों का ग्रुप था, परंतु इसमें प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, इसलिए इसको आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए, किसानों की समिति बनाइए, इसमें प्राइवेट लिमिटेड नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे आप मतलब समझिए कि जहां पे भले फार्मर्स थे, परंतु चूंकि प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ था, इसलिए उन्होंने हमको दोबारा समिति बनाने के लिए बोला, जो कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा या कई सारे और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कई सारी चीजें, तो उसमें किसानों की समिति हो, ग्रुप ऑफ फार्मर्स हो, या यूनियन ऑफ पर्संस हो, या प्रोड्यूसर हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, वो लोग जो है जीआई के लिए एप्लीकेबल है, ना कि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कोई प्राइवेट आदमी कोई पर्सनली इसको जीआई के लिए एप्लीकेशन नहीं डाल सकता। इसमें ग्रुप ऑफ पर्संस, प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनाइजेशन ही जीआई के लिए एप्लीकेबल होंगे। दूसरा, किस प्रोडक्ट को मिलेगा, कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, कि जैसे मान लीजिए राइस एक क्रॉप है, तो राइस के लिए हमको जीआई नहीं मिलेगा। अभी हो क्या रहा है कि एक एप्लीकेशन हमारी, कई बार ये होता है कि लोगों को है तो कोई पर्टिकुलर चीज वहां की बहुत फेमस, जैसे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में कि गुना का कुमराज धनिया, गाडरवारा पिपरिया की, परंतु आपको वो तो मालूम हो कि वो पर्टिकुलर वेराइटी कौन सी है। अरहर के लिए जीआई थोड़ी मिलेगा, वो तो ऑलरेडी एक क्रॉप है, और अगर उसका फिर सेंटर ऑफ ओरिजिन पे जाए हम, तो उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन तो अलग है। जो उस पर्टिकुलर सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है कि जहां पर उस पर्टिकुलर क्रॉप की सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती हो, जहां पे सबसे ज्यादा वेरिएशन पाया जाता हो, तो उसके लिए तो आपको जीआई मिलेगा नहीं। आपको जीआई मिलेगा कि आपके उस पर्टिकुलर क्षेत्र की कौन सी वेराइटी है, कौन सी किस्म है, उसके लिए मिलेगा। तो आपको क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर किस्म का नाम बताना पड़ेगा, या कोई पर्टिकुलर कोई क्रॉप ही हो, जैसे जो पर्टिकुलर पूरे वर्ल्ड में सिर्फ स्पेसिफिक रीजन में ही ग्रो होती है, उसके अलावा कहीं नहीं होती, तो फिर ये बात आ सकती है। परंतु आपको मेन रूप से उस पर्टिकुलर किस्म के बारे में बताना पड़ेगा। जैसे हमने चिन्नौर एक किस्म है राइस की, ट्रेडिशनल किस्म है, जो कि बालाघाट में सबसे अच्छी होती है, तो हमको इस प्रकार से ये बताना पड़ेगा। अब बात आती है कि इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कि ये क्या होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण। ये सारी चीजें तो आप लोगों को पेपर में पढ़ लेंगे, आजकल यूट्यूब के माध्यम से सब जगह से मिल जाएगा जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि आजकल जो पीएससी, यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, तो उसमें इसका रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। तो हमारे बच्चे लोग भी पढ़ते हैं, क्वेश्चन देते हैं, राइट कर लेते हैं कि वर्तमान में कौन से प्रोडक्ट को जीआई मिला, उसकी क्या विशेषता है, ये सारी चीजें। तो जो मेन चीज होती है कि इसकी प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर जीआई इन इंडिया। तो राउत सर, आप अपन स्क्रीन चालू कर सकते हैं सर।
ये स्क्रीन शेयर हुई क्या मेरी? हाँ सर। 1 मिनट। ये दिख रहा है? हाँ सर, फुल स्क्रीन कर दीजिए। ये मेरे पास से 1 मिनट। हाँ देखिए, ठीक है। फुल स्क्रीन नहीं हुआ। अभी भी नहीं हुआ। क्या गड़बड़ हो रहा है? आप इसी में करा दीजिए डॉक्टर साहब, मेरे को ये कुछ हो नहीं पा रहा है इसमें। मैं इसको इसी को खोल रहा हूँ मैं। दिख रहा है क्या ये? जी जी ये है सर, अंडरस्टैंडिंग के लिए है सर। अगर किसी को पर्टिकुलर जीआई के बारे में डिस्कशन कर तो अपन उसमें और डिटेल कर सकते हैं। मैं इसको लैपटॉप पे खोलने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट ये था, अभी आप बताइए। होता क्या है सर, होता क्या है सर कि एक जीआई अपने आप में एक पोर्ट है, और पोर्ट की लैंग्वेज आप लोग भी जानते हैं कि सामान्य आदमियों को समझ में नहीं आती है, और इसलिए इसके आईपीआर के वकील होते हैं। और मैंने जो सुना है कि आईपीआर से रिलेटेड इश्यूज हैं, उसकी भी जो स्टडी है वो हमारी कंट्री में ही हो रही है। जितने भी वकील लोग हैं, चाहे वो मुंबई में बैठे हो, चाहे दिल्ली में बैठे हो, चाहे पूना में बैठे हो या बेंगलोर में बैठे हो, ये लोग एब्रॉड से, बाहर से पढ़ के आते हैं। और एब्रॉड में भी कुछ निश्चित कंट्रियां हैं जहां पे ये आईपीआर की स्पेशल कोर्सेस है। तो जो एक्चुअल होता क्या है कि इसके जो वर्ड्स है कोर्ट का विषय होने के कारण सामान्य आदमी को समझ में नहीं आता, और कई लोग जीआई कराने की कुछ प्रोसेस तो कर लेते हैं, कहीं कहीं पे जाके अटकते हैं। तो जीआई, जो जीआई लेने के लिए जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे ना सर, तो इसमें सिर्फ सिंपल 8 से 9 पॉइंट है, और 8 से 9 पॉइंट से जो इसका एक फॉर्मेट जो दिखा रहे थे। नहीं, हाँ पानी डाल के रख दो बाल्टी। सर स्क्रीन दिखाए पहले। हाँ 1 मिनट, स्क्रीन दिख रही क्या? नहीं, 1 मिनट। अब दिख रहा? दिख रही है सर। डॉक्टर साहब बताइए, मैं लैपटॉप में खोल रहा हूँ साथ साथ, जब तक आप आगे बढ़िए। हेलो, ये तो जनरली यहाँ जो दिख रहा है ये इसका फार्म होता है। जो फार्म में जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें है जीआई की प्रोसेस करने के लिए, एक तो आपके उस प्रोडक्ट या गुड्स को आपकी जो ज्योग्राफी है उससे कोरिलेट कराना।
कि वो प्रोडक्ट आपके ही ज्योग्राफी में सबसे बेस्ट हो सकता है। दूसरी जगह पे अगर जैसे ही आप उसको लेके जाएंगे, उसमें वो क्वालिटी नहीं आएगी जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में आती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम हमारे बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल की बात करें, तो चिन्नौर चावल जो सबसे बेस्ट है वो बालाघाट के कुछ विलेजेस में ही सबसे बढ़िया होगा, जबकि चिन्नौर का धान या चावल जो है हमारे कंट्री में कहीं पे भी एक सामान्य धान है, कहीं पर भी ग्रो करे वहां पर भी प्रोडक्शन होगा, वहां पर भी उत्पादन मिलेगा। परंतु बालाघाट में ऐसे क्या कारण है जहां जिसके कारण वो स्पेशल होता है? एक तो हमको ये वहां के इन्वायरमेंट के डाटा, जिसमें कि वहां की सॉइल हुआ, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन हुआ, वहां पे जो एक सरकमटेंसेस बनते हैं जिसके कारण वो क्वालिटी आती है, उसको एक हमको बताना पड़ेगा। दूसरा, उसकी जो प्रोडक्शन की मेथड है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो जो मेथड प्रोडक्ट जो क्रॉप के प्रोडक्शन का जो तरीका है उस पर्टिकुलर किस्म के लिए किस प्रकार का है, वो हमको बताना पड़ेगा। और तीसरा, जो जीआई मिलने के लिए, जैसे मैंने भी आपको रसगुल्ला वाला एग्जांपल दिया था, कि हमको जो है उसका हिस्ट्री आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट है या गुड्स है वो आपके पास सबसे पुराना है, उसके प्रमाण आपको दिखाने पड़ेंगे। ये 2 से 3 चीजें ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीआई की प्रोसेस में होती है। आ रहा नहीं हो तो फिर हाँ, आवाज आवाज नहीं आ रही सर, आवाज। जी, आवाज़ नहीं आ रही है। सर मैं क्षमा चाहूँगा। और अब आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, आदरणीय पवन कुमार जी का कमेंट लेकर के 8 बजने पे आप इसका समापन करने का कष्ट करेंगे। मेरा मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला है। आपसे निवेदन दिनेश जी। जी जी आदरणीय, आज हम जी धन्यवाद जीआई दिनेश जी। अभी टाइम भी हो जी गया सर, है। स्वागत सर। हाँ हाँ हाँ, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर उत्तम बालाघाट जी से, बालाघाट जिले से जो है, आपका अच्छा उद्बोधन हुआ। कुछ चीजें छूट गई हैं, कोई बात नहीं। इसका जो प्रेजेंटेशन है कल दिखा सकते हैं, अगर हम कल भी जुड़ेंगे तो प्रेजेंटेशन दिखा दी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज है। और ये हमारी जो सांस्कृतिक विरासत से निकली हुई जो जीआई की जो अलग अलग उत्पाद हैं हमारे देश में, चाहे वो कृषि के हैं, चाहे वो प्रोसेस्ड आइटम हो, चाहे वो कपड़े हों, वो सब उत्पादों की अपनी एक विशिष्ट भूमिका है। और उसी से हमारी पहचान होती थी, किसी जगह की पहचान उसी से होती थी। उस जगह के लोग जब अपने दूसरी जगह पलायन करते थे, जो भी कारण है, जाते थे, तो वो अपनी उस पहचान को भी लेकर के जाते थे। तो ये विशेषता है हमारे जो जीआई के नाम से अब इसका आधुनिकीकरण हो गया है और इसका कमर्शलाइजेशन भी हुआ है। तो उसकी दोनों की अच्छाइयाँ भी हैं, उसकी कुछ कमियां भी हो जाती हैं। जब हम आधुनिक बनते हैं तो उसकी कमियां भी होती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के तो उस उत्पाद की जो है ना वो बढ़ जाती है, उसकी उपयोगिता नजर आती है, उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, उसके रेट भी बढ़ जाते हैं। और हम अपने आप से इस तरह से जुड़ पाते हैं हमारी सांस्कृतिक विरासत के साथ। मुझे लगता है कि कृषि केवल कृषि तक ही सीमित नहीं होके वो पूरी संस्कृति का एक जो ताना बाना है वो हमारे हर एक जीआई प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। उसके स्वाद के रूप में, उसके सुगंध के रूप में, उसके अनुभूति के रूप में, और उसके साथ जो हम परंपरागत तरीके से मनाते आ रहे हैं, चलाते आ रहे हैं। तो एक बहुत सुंदर है। अभी मैं कल ही, ये बासमती की बात हो रही थी, तो बासमती का जो 7-8 राज्यों में उसका है, तो वहाँ के जो
इस चीज को अभी देख रहे हैं। कल ही उनसे बातचीत हुई और मैं उस समय भी ये सोच रहा था कि ये बासमती का तो इनका जीआई वाला है, तो एक दिन इनको बुलाएंगे और फिर कुछ समय बाद तो आज जीआई पर ही बातचीत हो गई है। मुझे लगता है कि जीआई का जो दायरा है वो शायद उत्तराखंड के लिए भी है, बासमती के लिए, और इसका उत्पाद, उसके जो एक्सपोर्ट है वो भी लास्ट टाइम मैंने जब डेटा देखा था तो 10,000 करोड़ से 10, 12, 15,000 करोड़ के आसपास उसका डेटा है, जो फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से किसी भी कृषि उत्पाद में सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई चीज होती है वो हमारी बासमती राइस है। तो इससे हमारी जो आधुनिकीकरण और इसको एक पहचान देने की वजह से, ज्योग्राफी की वजह से इसका एक फायदा हुआ है, तो निश्चित रूप से वो भी हमारे काम आ रहा है। इसी तरह से मैं इसको देखता हूँ तो बासमती का एरिया पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है। अफगानिस्तान के कुछ लोग मेरे साथ आए थे और मैंने उनको बासमती की जर्नी कराई थी हिंदुस्तान में, विशेषकर जो जैविक बासमती हो रही है उसका उनको भ्रमण कराया था, और उनसे फिर मुझे बातचीत करते हुए ये समझने का मौका मिला था कि अफगानिस्तान की घाटियों में भी जो बासमती होती है उसकी भी अपनी एक विशिष्ट सुगंध है, उसकी भी अपनी एक पहचान है, और उसका भी वो उत्पादन करके अपने जगह पर बेच रहे हैं। तो और शायद जो देहरादून में भी जो बासमती आई थी, उसको ऐसा कहा जाता है कि वो जो अफगानिस्तान का जो राजा था अपने साथ उसके भी कुछ पौधे लाया था, और ब्रिटिश काल में उसके बाद उसका उत्पादन देहरादून की घाटी में विशेष रूप से देहरादूनी बासमती के नाम से जो प्रचलित हुई, उसका उत्पादन, उसका क्षेत्रफल वहां पर भी बढ़ गया। तो आज की बहुत सुंदर हमारी वार्ता है। मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे जो प्रश्न हैं उसको हमें लेना चाहिए, और उसके लिए अगर कल समय हो तो हम अपनी बेहतर रूप से प्रेजेंटेशन की को लैपटॉप में रखते हुए उसको ऐसा करेंगे तो शायद उसका एक अच्छा फायदा रहेगा। और जहाँ तक कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात है, तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ, अभी 1-2 दिन पहले ही जो किताब लिखी थी हमने, प्रकृति के रंग, उसका भी मुझे कॉपीराइट प्राप्त हो गया है। उसका कॉपीराइट प्राप्त करने में हमारे साथ जो और सहयोगी हैं उनको भी उसको सहयोगी के रूप में उनका भी नाम उसमें अंकित किया गया है। तो मुझे भी ये सारे कॉपीराइट और बाकी सब चीज़ों को सीखने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, और उससे एक अच्छी एक पहचान होती है। जिन जिन साथियों के पास किताब पहुंच गई है तो अब वो कह सकते हैं कि इसको, ये किताब को कॉपीराइट मिला हुआ है। तो हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हमने जो रचित किया है, जो हमने बनाया है, जो चीज हमने उत्पादन की है जीआई के संदर्भ में या किसी और संदर्भ में, उसका एक रिकॉग्निशन हमें मिल जाता है। तो आज की इस वार्ता को मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और सबको अनुरोध करता हूँ कि अगर संभव होगा तो हम कल भी इस विषय पर बातचीत करते हुए बाकी हमारे साथियों की जो भी जिज्ञासाएं हैं उनको भी हम दूर कर सकते हैं, और अपने आप को और अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं कि अगर हमारे क्षेत्र में कोई भी ऐसी चीज होती है जिसका कि हमें उसका लाभ मिलना चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में, तो उसका हम लाभ जरूर लें। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को धन्यवाद। ओम नमस्कार। जी बहुत-बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ही ये विषय आगे सुना जाना चाहिए और ऐसा निवेदन भी है डॉक्टर बिसेन सर से कि कल समय हो तो हम आपको सुनना चाहेंगे। और मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी के पास आता हूँ और ये इस निवेदन के साथ कि वो आज के मुख्य वक्ता और आज के योग शिक्षक जी का धन्यवाद करें। उससे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि अगर हमारे क्षेत्र में कुछ विशेष वस्तु हैं और मिट्टी, पानी और बयार अगर उसके लिए उसकी विशिष्टता तैयार करती है, तो करें अपनी वस्तुओं के लिए यानी जीआई टैग के लिए तैयार, यानी मिट्टी, पानी और बयार अपनी वस्तुओं को जीआई टैग के लिए करें तैयार। और इसकी ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा मालूमात अगले दिन होगी। और इसी निवेदन के साथ मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर के पास आता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि आज का कार्य सभी के लिए आप धन्यवाद करें और आज का जो ये कार्य है योगाहार का वो संपन्न करें। स्वागत। जी ओम, सदन को नमन। आज हम बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं हमारा योगाहार कि आज हमारे योगाहार में हमारी बहन जी ने बहुत अच्छा योग कराया और हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने वो
बहुत अच्छी जानकारी हमको दी किस तरह से विकसित देश हमारी चीज़ों पर ही हमारे ज्ञान का लाभ ले रहे थे, उसको किस तरह से हम अपने ग्रंथों के माध्यम से उनको हमने वापस प्राप्त किया है। तो ये हमारे लिए जो हमारे ग्रंथ है वो बहुत उपयोगी है। हमारी रीति रिवाज, हमारी भाषा, ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत ही अद्भुत है। हम आज और गौरवान्वित है कि हमारे योगाहार के पुस्तक को कॉपीराइट मिला है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। आज हम ये भी समझ पाए हैं कि यदि हम कोई अलग से कुछ काम करते हैं तो उसका हमें कॉपीराइट भी मिल सकता है। इसके लिए हम आदरणीय पवन सर के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को किया और आज हमारे योगाहार को वो चीज़ भी मिली है। तो आज उपस्थित सभी सदस्यों को मैं नमन करते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो सब जुड़े और निश्चित रूप से योगाहार हमारा जो है दिन प्रतिदिन नई उपलब्धि प्राप्त कर रहा है। इसके लिए सभी को आभार। जी ओम। सदन को प्रणाम। जी ओम सर, सर। आपका भी बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामचंद्र मेहरा जी, भाई साहब, दिनेश भैया और योगाहार टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आज का योग सत्र। बहन जी, अब मैं क्षमा चाहूंगा, कुछ तकनीकी सपोर्ट आज गड़बड़ हुआ है, तो अरे अगली बार डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, एक बार अपन कोई बात नहीं है, ऐसा होता है कभी कभी, ऐसे नहीं है, कोई बात नहीं। आप दिल मत फिर से बुला लेंगे। जी 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 हाँ, फिर से एक बार उनको बुलाइएगा। मैं वो पूरी चीजें प्रक्रिया बता देंगे। कल के बारे में भी कोई बात नहीं, कल भी रिपीटेशन हो सकता है। ठीक है जी 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 बहन जी, ठीक है, ओके जी। वो